सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित अध्यात्म से व्यक्तित्व विकास शिविर में पधारे हुए सभी शिविरार्थी महानुभाव, इस समय मनुस्मृति में गृहस्थ धर्म इस विषय पर हम विचार कर रहे हैं और कल भूमिका में कुछ बातें आपके सामने रखी। संविधान जो अलग अलग देशों के होते हैं वो किस प्रकार से अपने देशों का संचालन करते हैं और मनुस्मृति किस प्रकार से पूरी मानवता का संचालन करती है, उसका हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं। मनुस्मृति का जो विषय है वो बड़ा प्रासंगिक है। दुनिया के जो संविधान हैं वो ये कहते हैं कि आप चाहो तो विवाह करो और चाहो तो विवाह मत करो। कुछ संविधान ये कहते हैं कि विवाह आप एक भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं। कुछ संविधान ये कहते हैं कि आप हर 6 महीने में बदल भी सकते हैं और कुछ संविधान ये कहते हैं कि आप विवाह कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सबकी अलग अलग मान्यताएं। तो विवाह को लेकर के अलग अलग देशों का अलग अलग संविधान है और अलग अलग मान्यताएं हैं। बस पर उस प्रजा से वो संविधान चाहता क्या है, उस समाज से, उस गृहस्थ से वो संविधान, वो देश, वो चाहता क्या है। उसको केवल इस बात से मतलब है कि आप हमारे बनाए हुए नियमों का पालन करो, राजसत्ता को चुनौती मत दो, हम तुम पर टैक्स लगाएंगे, तुम टैक्स भरो, हमारे खिलाफ तुम चलोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और तुम वोट दो। बाकी तुम्हारी कुछ मोटी मोटी समस्याएं होंगी, उनका समाधान हम कर देंगे। तुम्हारे लिए सड़क नहीं होगी तो सड़क बना देंगे, बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो उनको स्कूल में पढ़ा देंगे, बीमार हो जाओगे तो हॉस्पिटल में भेज देंगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो थाने बना रखे हैं, पैसा होगा तो वकील भी हायर कर लेना। तो उन्होंने एक अपने अपने तरीके से गृहस्थियों को कहा कि आप चिंता मत करो, आप गृहस्थ में जाओ, जैसी मर्जी है वैसा करो। तो दुनिया के संविधान गृहस्थ को प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन गृहस्थ को सर्वाधिक प्रायोरिटी देती है मनुस्मृति। और मनुस्मृति में महर्षि मनु जी गृहस्थ की उपयोगिता को बताते हुए वो कहते हैं, यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः। जैसे वायु होती है, वायु हवा, और वायु के बिना, हवा के बिना किसी भी प्राणी के प्राण जीवन चलता नहीं है। सभी के प्राण संचालित होते हैं वायु के माध्यम से। वैसे ही गृहस्थ से ही शेष सब आश्रम टिके हुए हैं। कौन शेष आश्रम टिके हैं? उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी भिक्षा किस से मांगेगा? बोले गृहस्थ से मांगेगा। फिर कहा कि एक सीनियर सिटीजन होंगे, रिटायर्ड पर्सन होंगे, जिनको वानप्रस्थी कहा जाता है। वानप्रस्थी किससे सेवा पाएगा? बोले गृहस्थ से पाएगा। सन्यासी है, सन्यासी का अपना कोई घर नहीं होता है, वो सब जगह घूमता रहता है, सबके कल्याण की भावना लेकर के चलता रहता है, पर उसको भी अन्न वस्त्र की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति कौन करता है? गृहस्थ करता है। और सेवा का कार्य, समाज सेवा का कार्य कौन करेगा? बोले वो गृहस्थ करेगा। यानी सबका आधार क्या है? गृहस्थ है। अब यहां तो चिंता नहीं है ना ब्रह्मचर्य आश्रम वालों की, हम मिड डे मील दे देंगे,
दलिया बंटवा देंगे, खाना बंटवा देंगे, तो भिक्षा की आवश्यकता नहीं है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए हम क्या करेंगे? वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम खोल देंगे और उनके लिए पेंशन दे देंगे, तो उनके लिए भी कोई तकलीफ नहीं है। मतलब कोई सिस्टम नहीं है। पर यहां पर कह रहे हैं कि आप तो सिस्टम में जुड़े हुए हो, आप पर 3 लोगों की जिम्मेदारी है, ब्रह्मचारी की, वानप्रस्थी की और सन्यासी की 3 लोगों की जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी है वो अलग। तो ये गृहस्थ आश्रम आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। समाज का किस प्रकार से विकास होगा वो गृहस्थ तय करेगा। समाज किस दिशा में जाएगा वो गृहस्थ तय करेगा। समाज में राजनीतिक मूल्य क्या होंगे वो गृहस्थ तय करेगा। समाज की आर्थिक स्थिति कैसी होगी वो गृहस्थ तय करेगा। समाज में चरित्र कैसा होगा गृहस्थ तय करेगा। समाज में कानून कैसा होगा गृहस्थ तय करेगा। समाज कैसे उन्नति प्रगति करेगा ये गृहस्थ तय करेगा। लेकिन राजाओं ने कह दिया तुम अपनी गृहस्थी देखो, सब तय हम कर देंगे। सब संविधान ये कहते हैं कि तुम अपना देखो, बाकी सारा तय हम कर लेंगे। और बोलो क्या छूट चाहिए? बोले हमें ये छूट चाहिए कि हमें विवाह नहीं करना। बोले मत करो। बोले नहीं हमें एक और छूट चाहिए। बोले क्या? बोले बिना विवाह के साथ रहना है। बोले चलो वो भी दे दी। फिर बोले कि नहीं नहीं ऐसा करते हैं, रजिस्ट्री तो करा ही लेते हैं। रजिस्ट्री? कौन सी रजिस्ट्री? विवाह की रजिस्ट्री तो करा ही लेते हैं, यानी विवाह संस्कार तो करा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी हम बंधना, हमें तो कोई दूसरा पसंद आ गया है, कोई दूसरी पसंद आ गई है, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए भी कानून बने और उस पर FIR ना हो, उसे बुरा ना माना जाए। तो संविधान ने कहा ठीक है ये भी कर लो। समझ में आ रहा है? तुमको जो करना है कर लो, तलाक चाहिए तलाक ले लो, 10 के साथ संबंध बनाने, 10 के साथ रहना है रह लो, कोई तकलीफ नहीं। बस हमारा काम चलते रहना चाहिए। आप टैक्स दो, आप वोट दो, हमें आपकी आवश्यकता पड़े तो आप हमारी आवश्यकताएं पूरी करते रहना, बाकी सब हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। बताओ ऐसा समाज बना या नहीं बना? भारतीय समाज ऐसा हो गया ना। भारतीय समाज में से मनुस्मृति हटा दी 1954 में। 1954 में 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम जो है, हिंदू विवाह अधिनियम, उसमें से मनुस्मृति की संहिताएं, मनुस्मृति की धाराएं हटा दी। तो फिर कुरान की भी धारा हटा देनी चाहिए थी, शरीयत की धाराएं भी तो हटा देनी चाहिए थी मुसलमानों के लिए। जब सारा का सारा आपको संविधान के अनुसार करना था, तो एक पक्ष का था तुमने धर्म शास्त्र हटा दिया, मनुस्मृति, दूसरे पक्ष की हदीस कुरान हटा देते, शरीयत हटा देते, दूसरे पक्ष की बाइबल हटा देते विवाह के नियमों में। पर उनके नियम उनकी पुस्तकों के अनुसार यथावत बने रहे, परंतु आपके नियम हटा दिए, आपने ही हटवाए और आप चुप रहे। परिणाम समाज किस ओर जा रहा है? पतन की ओर जा रहा है। और कब से हुआ? जब से संविधान में से मनुस्मृति हटी, तब से 1954 में से, तब से पतन होना शुरू हुआ। अब गृहस्थ आश्रम की महत्ता बता दी महर्षि मनु जी ने कि जैसे वायु से सब प्राणी प्राण पाते हैं, वैसे ही गृहस्थ आश्रम से सब मानवों का कल्याण होता है। तो फिर महर्षि मनु जी ने कहा कि गृहस्थ इतना महत्वपूर्ण है तो उसकी योग्यता भी समझो। कौन गृहस्थ में जाने की योग्य है? तो उन्होंने कहा सा सदार्य प्रयत्नेन स्वर्गम अक्षय इक्षता सुखम च इक्षता नित्यम यो आधार्यो दुर्बलेन्द्रिय। महर्षि मनु कहते हैं कि जो अक्षय मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहता हो वो गृहस्थ में प्रवेश कर ले। अक्षय सुख को प्राप्त करना चाहता हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हो, गृहस्थ में प्रवेश कर ले।
जिसको अपना लोक और परलोक सुधारना हो वो गृहस्थ में प्रवेश कर ले, परंतु दुर्बल इंद्रिय वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, असंयमी नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, भोगी प्रकृति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जो स्त्री संयम नहीं रख सकता, जो काम क्रोध लोभ इन वासनाओं को वश में नहीं कर सकता, जो कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, जो केवल भोग भोगना चाहता है और जो गृहस्थ को भार समझता है, ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में जाने के योग्य नहीं है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन महर्षि मनु कह रहे हैं कि नालायकों के लिए गृहस्थ नहीं है, और आजकल फौज नालायकों की है। कमजोर इंद्रिय वाला गृहस्थ में प्रवेश ना करे। कमजोर इंद्रिय मतलब बात बात पर क्रोध आए, क्रोध आए बात बात पर, व्यक्ति के भीतर लोभ हो, व्यक्ति के भीतर अहंकार हो, अभिमान हो, मद हो, कान का कच्चा हो, दूरदृष्टि ना हो और सहनशीलता जिसके भीतर बिल्कुल ना हो, ये सब दुर्बल इंद्रिय के लक्षण हैं। ऐसा दुर्बल इंद्रिय व्यक्ति गृहस्थ में जाएगा तो किसी को संभाल नहीं पाएगा, वो खुद का भी वजन नहीं ढो पाएगा। और दूसरी दुर्बल इंद्रिय आप सब जानते हैं, शारीरिक अशक्तता। शारीरिक रूप से व्यक्ति समर्थ ही नहीं है, और ऐसे असमर्थ व्यक्ति को यदि गृहस्थ में भेज देंगे तो वो क्या करेगा? वो नाश करेगा, खुद का भी नाश करेगा और दूसरे का भी नाश करेगा। इसलिए योग्यता वाला व्यक्ति ही गृहस्थ में प्रवेश करे। आजकल लड़कों को पढ़ाते हैं और लड़कियों को भी पढ़ाते हैं। शीर्षासन है। एक बात कही थी, पिछली बार ही आया था मैं स्कूल में, एक प्रसंग चला था कि पहले बच्चियों के विवाह 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ष में जाकर के हो जाते थे। तो वो एक सामाजिक कुरीति थी कि आयु से पहले, जवान होने से पहले बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। और अब एक दूसरी सामाजिक कुरीति आ गई है, 14 दूनी 15 दूनी 16 दूनी 17 दूनी 18 दूनी, इस उम्र में जाकर के विवाह करते हैं। पहले वो एक बुराई थी, कुरीति थी। अब एक नई कुरीति ने जन्म ले लिया है कि 28, 30, 32, 34, 36 वर्ष में जाकर के व्यक्ति विवाह की सोचता है। पूछा जाता है कि आप विवाह में क्यों जाना चाहते हैं, गृहस्थ में क्यों जाना चाहते हैं? मैं कईयों से पूछता हूं पर्सनली, कई लड़कियों से पूछता हूं, कई लड़कों से पूछता हूं, क्योंकि मेरे सामने बात आती है। बोले आचार्य जी कोई सुयोग्य वर हो तो बताएं, कोई सुयोग्य वधु हो तो बताएं, कोई गुरुकुल की कन्या हो, कोई आर्य परिवार के बच्चे हो तो बताएं। तो इधर से भी लोग मिलते जुलते रहते हैं, घूमता भी रहता हूं, परिवारों में आना जाना भी खूब रहता है। तो मैं लगे हाथ पूछ लेता हूं, भाई आपका पर्पस क्या है? बोले जी आचार्य जी समझ नहीं आया। मैंने कहा आप नाव में सवार होना चाहते हैं या नाव बन करके अगले को पार करना चाहते हैं? कुछ बात समझ में आई? लड़की से जब हम पूछते हैं कि तुम विवाह कर रही हो तो लड़के को तुम नाव बनाना चाहती हो, लड़के को नाव बनाना चाहती हो और उसमें सवार हो करके खुद किनारे लगना चाहती हो, एक ये बात, या खुद उसके लिए नाव बनना चाहती हो, उसे पार कराना चाहती हो, दूसरी बात, या दोनों ही नाव में बैठ करके दोनों ही पार होना चाहते हैं, तीसरी बात। और यही बात हम लड़कों से भी पूछते हैं कि भैया आप गृहस्थ में जाना चाहते हैं तो पर्पस क्या है? तो सबसे ज्यादा 90% व्यू क्या है पता है? हम सवार होकर के पार होना चाहते हैं और अगला व्यक्ति नाव बने। लड़की ये चाहती है कि मैं लड़का ऐसा चाहूं जिसमें मैं सवार हो जाऊं। सवार का मतलब अब वो मुझे झेले, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति कौन करे? वो उसका काम है मुझे मेरी नैया पार लगाना। यानी वो उसको किसके लिए चाहिए? सेवा के लिए।
प्रोटेक्शन के लिए, सहयोग के लिए। और यही बात लड़के से पूछते हैं तो लड़के का भी सेम यही ओपिनियन है कि वो लड़की इसलिए चाहता है कि वो उसको नाव बनाए, उसमें बैठे और पार हो जाए। जिस लड़के या लड़की की मानसिकता है कि अगले को नाव बनाना है, वो अक्सर नाव में डूब जाते हैं, या तो नाव सहित डूब जाते हैं या नाव को छोड़ करके डूब जाते हैं। ये डूबना समझ में आया? इस डूबने का नाम है तलाक। इस डूबने का क्या नाम है? तलाक। कुछ बात पकड़ में आई है? नहीं, मैं बहुत देसी भाषा में भी बता सकता हूं अगर नहीं आ रही हो समझ में। पाठ पूरा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप चीजों को समझें कि शास्त्र क्या कहता है और हम क्या कर रहे हैं। बताओ, ऐसी आजकल के बच्चों की मानसिकता है या नहीं? कोई भी माता पिता अपने बच्चों को यह शिक्षा कब देगा कि बेटा तुमको खुद को भी पार होना है और अगले को भी पार कराना है? माता पिता ये कह देते हैं बेटा तेरे पास 1 साल और है, अगर तेरी नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं तो खूंटा तो तेरा। हाँ या ना? दे देते हैं कि अब तुम बेटा 24 के हो गए हो, 1 साल और ट्राई कर लो, 1 साल और देखते हैं तुम कितना कंपटीशन करते हो, कितना पढ़ते हो, कितना डिग्री लेकर के आते हो, कितनी जॉब करते हो। हम 1 साल और तुम्हें देख रहे हैं और उसके बाद हम तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। लड़के से भी यही कहा जाता है और लड़की से भी यही कहा जाता है, और वो डिप्रेशन में है। लड़का भी तनाव में है और लड़की भी तनाव में है कि अगर जॉब लग जाए, अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएं, यदि हमारा धंधा व्यापार चल पड़े तो कुछ बात बन जाए, नहीं तो बापू हाथ लाल पीले, हाँ बापू हाथ लाल पीले कर देंगे। अब ऐसे में मान लो जॉब लग गई तो फिर उनके स्वर बदल जाते हैं। किनके स्वर बदल जाते हैं? जिसकी जॉब लग गई हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, फिर उनको एक दूसरा ज्ञान प्राप्त होता है, सीधा सिंगल रहेंगे। क्योंकि अब क्या करने लग गए? पैसा कमाने लग गए और माता पिता पर बोझ अब नहीं। तो 2-3 साल क्या करते हैं, माता पिता को टालना शुरू करते हैं हवा में। 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे से टालना शुरू करते हैं। फिर चतुराई से रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। चतुराई से रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये पूछते हैं पापा आप बताओ आपने करके क्या पा लिया था? मम्मा आप बताओ आप कितने सुखी हो जो आप हमें गृहस्थ में जाने के लिए बोल रहे हो। और चूंकि वो बच्ची पढ़ी लिखी होती है या बच्चा पढ़ा लिखा होता है, नौकरी करने लग जाते हैं तो दुनियादारी की समझ हो ही जाती है। वो आपके आगे आर्गुमेंट्स रखते हैं, केस उठा करके बोले चाचा को देखो, पड़ोसी बुआ जी को देखो, वो फलानी मासी को देखो, हमारे पड़ोस में उनको देखो, उनको देखो। यानी वो 10-20 केस वो बता देते हैं जो विवाह सक्सेस, जिन विवाहों में खतरा ज्यादा है। माता पिता के मुंह में दही जम जाता है, बोले अब क्या करें। और इमोशनल अत्याचार किया जाता है माता पिता के साथ, हाँ या ना? इमोशनल अत्याचार किया जाता है। अब इनको भोग सारे चाहिए, सुविधाएं सारी चाहिए, लेकिन रजिस्ट्री किसी को नहीं करानी। आज की जो यूथ है, जब लड़कियां या लड़के 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, हाँ 36 तक की मेरे पास सूचना है, जब इस अवस्था तक वो पहुंच जाते हैं तो वो सीधा बोलते हैं कि आचार्य जी अगर हमें सिंगल रहना हो तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा हमारे साथ आ जाओ, मुंडन करवा लो, हमारे साथ आ जाओ, मुंडन करवा लो, मेकअप छोड़ दो। समाज गृहस्थों के लिए है, सिंगल व्यक्ति के लिए समाज नहीं है। बोले आचार्य जी ये बात तो आपकी थोड़ी सी कड़वी लगी, जरूरत से ज्यादा।
मतलब ये स्थिति है बच्चों की कि वो समाज में रहना चाहते हैं, सारे भोग भोगना चाहते हैं, लेकिन अपने ऊपर कोई बंदिश, कोई रजिस्ट्री, कोई पहचान, सब इतना भ्रष्टाचार जो है युवक और युवतियों के भीतर, जो पढ़े लिखे उनके भीतर आ गया है। ऐसे में आप सोच के देखें कि हमारा समाज जाएगा कहां, हमारी अगली पीढ़ी कहां जाएगी। यानी जो यूरोपियन कल्चर था, वो यूरोपियन कल्चर भारत में आने में देर नहीं लगेगी। और ये सब दुष्परिणाम किसके हैं? 1954-55 में जो मनुस्मृति हटा दी गई, विवाह के अधिनियम, विवाह की धारा, गृहस्थ की जो धाराएं मनुस्मृति की थी, वो सब हटा दी गई। संविधान में दूसरी प्रकार की धाराएं लगी। पर्पस यही था कि भविष्य में जाकर के इन सब भारतीयों को यूरोपियन कल्चर में लेकर के आ जाएंगे, और उस प्रकार की तैयारियां शुरू हो गई। मैं माता पिता से कहना चाहता हूं, यदि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपको लगता है कि उनको गृहस्थ में भेजना है, तो उनको गृहस्थ की शिक्षा जरूर दो। लड़के को भी खाना बनाना आना चाहिए और लड़की को भी खाना बनाना आना चाहिए। हाउस कीपिंग, घर के जितने भी काम हैं, उसमें कुशल लड़का भी होना चाहिए और लड़की भी होनी चाहिए। कपड़े धोने का काम है, किचन के काम है, जितने भी घर के भीतर काम होते हैं जो आप करते हैं, वो सारे के सारे काम आपको अपने बच्चों को बताने चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे वो मिडिल क्लास में पढ़ रहे हो, हायर एजुकेशन पढ़ रहे हो, कॉलेज के बच्चे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पर ये अभिन्न अंग है। वास्तविक आत्मनिर्भरता किसे कहते हैं? वास्तविक आत्मनिर्भरता उसे कहते हैं कि भूख लगी है तो खुद रोटी बना ले, किसी दूसरे के आश्रित ना रहे, कि मम्मी आएंगी वो खाना बनाएंगे, नहीं तो 2 मिनट में मैगी पक जाएगी, नहीं तो जोमेटो स्विगी जिंदाबाद है, जोमेटो स्विगी जिंदाबाद है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब होता क्या है कि बच्चों से घर का काम कराए नहीं, बच्चों को अल्टीमेटम दे दिया कि बेटा 1 साल और है तुम्हारे पास, अगर तुम पास हो जाओ, यदि तुम्हारी जॉब लग जाए तो ठीक, नहीं तो अगले साल तुम्हारे हाथ लाल पीले कर ही देंगे। और होता यही है कि बच्चों के हाथ लाल पीले हो जाते हैं। उसने ट्रेनिंग ली थी कि गृहस्थ में जाने की? क्या माता पिता ने गृहस्थ में किस प्रकार से रहते हैं, गृहस्थ की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, गृहस्थ के कर्तव्य धर्म क्या होते हैं, वो बातें बताएं। माता पिता ने धृतराष्ट्र की तरह बच्चों का पालन किया एक तरफा, या तो फीस भरते रहे, पैसा देते रहे, पढ़ाते रहे, लेकिन गृहस्थ की जिम्मेदारियों का बोध कभी नहीं कराया। माता पिता इस अभिमान में रहते हैं सब सीख जाएंगे, हम भी तो सीखे थे तो हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे। अरे महाराज, तुम्हारी को तो तुम भी देखने नहीं गए थे, वो तो कोई दूसरा देख के आ गया था, और तुम तालाब पर पहिए में डंडा देकर के घुमा रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तभी तुम पक्के कर रहे थे, तब तुम्हारे नाक टपक रही थी। हाँ या ना बताओ? फूफा जी जाकर के कर गए थे, नाना दादा कर गए थे, पंडित जी कर गए थे, हमारा नाऊ कर गया था कि फलाने पटेल की मौड़ी है, फलाने गुप्ता की मौड़ी है, फलाने का लड़का है। बोलो हाँ या ना? और वो कर गए तय, और तय हो गई और निभ रहे हैं। 20-20 लोगों का भोजन बनाया है, इतनी इतनी रोटियां थोप थोप के धरी हैं, सारे घर के काम करे हैं। वो दौर नहीं है। जब वो दौर नहीं तो उस दौर की मानसिकता क्यों है? उस समय संयुक्त परिवार थे, उस समय इच्छाएं कम थी, उस समय प्रतिस्पर्धा नहीं थी, उस समय कंपेयर नहीं था, जैसा था रह लेते सह लेते। अरे घूंघट नहीं खोलते तो किसी के आगे जवान क्या खोलेंगे? थानों से डरते थे, लोक लाज से डरते थे। पर आज की जनरेशन बहुत अपडेट है। ये अगले को तो बाद में जेल में भेजेंगे, तुमको पहले भेज देंगे।
बापू को अरेस्ट कराने में आज की बच्चे सबसे पहले हैं, और बापू ने गड़बड़ करी, माताजी ने गड़बड़ करी तो बैट उठा करके और दे शांति पाठ। बच्चे माता पिता को मार रहे हैं, तुमने मोबाइल छीन लिया, हम तुम्हारे प्राण छीन लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस दौर में जन्मे थे, जिस दौर में आपका विवाह हुआ, उस दौर में आपके भीतर सहनशीलता थी, समाज का भय था, लोक लाज थी। आज जिस दौर में बच्चे पैदा हुए हैं, उस दौर में बच्चों के भीतर सहनशीलता नहीं है, लोक लाज बच्चों के भीतर नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचो कि आपने सह लिया, आप सीख गए तो बच्चे भी सीख जाएंगे। एक और अपने क्षेत्र की मान्यता, क्योंकि हम सब एमपी वाले ही हैं, हम दूसरे ग्रह के प्राणी है नहीं। बस आप उज्जैन और इंदौर वाले हो, हम शिवपुरी वाले हैं, है तो एक ही क्षेत्र से। लड़का उदंड है या ठीक से काम नहीं करता, ठीक से व्यवहार नहीं करता, तो इसको खूंटे से बहू आएगी और इसे, और यही नियम किस पर लगा है? लड़का अगर आपका बेकार है, ठीक से कमाता नहीं है, ठीक से पढ़ता नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं लेते, तो माता पिता क्या करते थे? किसका ब्याह कर दो और बहू आएगी तो अपने आप ठीक कर देगी, जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप ठीक। वही स्थिति लड़की की है। बहुत चंचल है, पढ़ाई लिखाई में इसका मन लगता नहीं है, नौकरी धंधा कुछ ठीक से करती नहीं है, मनमर्जी के तरीके से है, कभी सोती है कभी उठती है, जब चाहे खाओ जब चाहे ना खाओ, कोई बात नहीं, विवाह कर देंगे तो वजनदारी ससुराल में। अब बताओ, लड़की वाले भी यही सोच रहे हो, लड़के वाले भी। अब वो दोनों के गुण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लड़की वालों ने भी लड़का उसी गुण का देखा, और लड़के वालों ने भी लड़की उसी गुण की देखी। फिर महाभारत शुरू हो जाता है घर में। तो शास्त्र की बात है, बिल्कुल व्यवहार के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि बच्चों को गृहस्थ में जाना है, तो गृहस्थ की शिक्षा कब दोगे? ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना। भाई एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पर्पस तो है ना। स्टेनो बन रहे हैं, स्टेनो की हम तैयारी कर रहे हैं, क्यों भाई? क्लर्क बनना है, जज साहब के पास बैठना है। एमबीए कर रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि आपको कुछ करना है, करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, उसकी गारंटी है कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो मिल ही जाएगा? जिस पद की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार की हम एजुकेशन ले रहे हैं, उस प्रकार की जॉब हमें मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? लेकिन फिर भी हम तैयारी करते हैं, जी जोर से करते हैं, जी जान लगा करके 12-12, 18-18 घंटे किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? उस पद को प्राप्त करने के लिए। क्या वो पद स्थायी है? अगर प्राप्त हो भी जाए तो उस पद से रिटायर्ड होना है कि नहीं होना है? लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है गृहस्थी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण गृहस्थी है। और इसमें आजकल तो रिटायरमेंट है नहीं। एक बार व्यक्ति गृहस्थ में चला गया, वो खूंटा गाड़ करके बैठ जाता है गृहस्थी में, गृहस्थी से निकलता है क्या? हमारी तो आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था यह कहती है कि जब बेटे का बेटा हो जाए, बाल सफेद हो जाए, चमड़ी ढीली पड़ जाए, तो व्यक्ति को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, यानी गृहस्थ के दायित्वों से। इन माता जी पर फिर कृपा करो, माता जी।